थोड़ी देर हंसेंगे जी। 3 साल तो वैसे भी कोरोना ने हंसने नहीं दिया, और 1 साल तक वो अंबानी के छोरे का ब्याह ही चलता रहा। नहीं, भगवान शिव के ब्याह के बाद ये दूसरा ऐसा ब्याह था जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सारे नाचे। और 1 साल, अभी पिछले 1 साल से वो पूरे विश्व की बुआ ट्रम्प उसने दुखी कर रखा है। तो अब हास्य के लिए गुंजाइश कहाँ है जी? लेकिन हैं तो उसी लिए आया हूं मैं तो। और हरियाणा में तो हास्य के लिए, दरअसल क्या है, ब्रिज की बात करी थी रुचि ने, तो मैं थोड़ा हरियाणा की ओर ले चलता हूं आपको। ये गणित की प्राध्यापिका हैं, तो इनके गीतों में पहाड़े वहाड़े सब आए। ब्रिज में पढ़ा रही हैं तो पढ़ा रही हैं, हरियाणा में पढ़ाएं तो पता लगा। नहीं, हरियाणा में वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी मानी जाएगी बस, हमारी भी मान ले भाई। तो ऐसे बालकों को पढ़ाएंगे जब पता लगेगा। वो एक और गणित का सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया। हाँ तो कितनी बार जोतोगे भाई उसे? वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। तो कोई तनाव वाला काम है नहीं जी, क्योंकि हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। हाँ, तो मौज लो फिर। मैं भी झज्जर से ही हूँ, मैं भी झज्जर से ही हूँ। मेरा गांव झज्जर जिले में ही है, बादली गांव का हूँ मैं। देखो हरियाणा वाला बता देता है मैं हरियाणा का। तो इसलिए वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं आप? हाँ, जैसे गाय, वो गाय का होता है, गाय का बछड़ा, भैंस का काटड़ा, यानी भैंस का छोरा। छोरा ही हुआ उसका। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू दे के दिखा। तो इसलिए सही बच्चों को पढ़ा रही हो आप रुचि जी। क्या हुआ, कहाँ चल दिए बाप? नहीं आ रहे ये तो श्लेष तो खुद ही पुलिस वाला लगा है ना, वो 100 नंबर आई है। हाँ, दरअसल क्या है कि क्या हुआ, बीच में से निकलोगे। हाँ, ये कानून भी तो पढ़ा हुआ है। सारा बता दियो आज। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। वो मुझे ध्यान आ गया, अब तो 10 सब चले गए। दरअसल क्या, हरियाणा का आदमी मन का साफ होता है, जो मन में है वो जुबान पे। वो एक मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की। अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो इतना साफ मामला है, और ये साफ मामला रहना भी चाहिए भाई, ये जरूरी है। वो बाप ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, बोले तू हर वक्त खेलता रहता है, बड़ा होके क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होके बनूंगा डॉक्टर।
अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? अब उसकी तैयारी देखो जी आप। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। अगला अंतिम तैयारी तक करके बैठा है क्या भाई। कहने भाई वाह। इससे ज्यादा क्या तैयारी करोगे? वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। हाँ बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अच्छा अच्छा। सीधा अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया। हाँ बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। अच्छा। अरे वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। तो ये हास्य हमारे स्वभाव में है जी। हाँ आओ जी, क्या तय हुआ? क्या तय हुआ? अच्छा है। नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये खुद ही कह रहा भाई। अच्छा है, वो छुट्टी मांगने आए थे दोनों। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास। बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे। बोले सर कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम आनंद में रहते हैं जी, कारण ये कि फुर्सत में रहते हैं। वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा हमें पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह के पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक्के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। शैलेश भाई हमारे एक मित्र थे, आप पता नहीं उनके साथ पढ़ा नहीं पढ़ा, नीरज पुरी, बैतूल के बहुत शानदार कवि थे। हाँ बिल्कुल। उनका एक किस्सा मुझे ध्यान आ गया। उनके मोहल्ले में एक ने हलवाई की दुकान खोली, मिठाई की साहब। लेकिन रायचंद तो हर जगह होते हैं, यहाँ भी आए होंगे। संतोष जी से कितनों ने कहा होगा इनको बुला लो, उनको बुला लो। तो एक रायचंद पहुंच गया, बोले इतनी बढ़िया दुकान खोली है, ऊपर बोर्ड लगवा, यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। उस भाई ने बोर्ड लगवा लिया जी। उसके बाद जो उसकी आफत शुरू हुई, अगले दिन ही एक पहुंच गया, बोले उस पान की दुकान पे मिठाई मिलती है क्या? बोले नहीं यहाँ मिलती है। बोले यहाँ मिलती है तो यहाँ लिखवाने की क्या जरूरत है? हटा, हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले रात को 12 बजे भी देता है? बोले नहीं 10 बजे तो दुकान बंद होती है। बोले फिर हमेशा को लिख रखा है। हटा, ताजा मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले बासी बेचता है? बोले नहीं ताजा बेचता हूं। बोले ताजा लिखने से कंफ्यूजन होता है। हटा, मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले एक पान पराग का गुटखा दियो। बोले मिठाई की दुकान है। बोले वो तो दिख रही है ना, लिखवाने का क्या मतलब है? हटा, रह गया मिलती है। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले क्या मिलती भाई? बहुत कंफ्यूजन है। हटा, खाली रह गया है। वो रात को 9:45 बजे टुन्न अवस्था में पहुंचा। बोला है क्या? बोले है तो नहीं है। बोले जब है नहीं है तो ये है क्यों है? हटा। भाई साहब अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले बिना वाक्य के पूर्ण विराम, ये भाषा का अपमान है। हटा, पूरा बोर्ड साफ। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले इतनी बढ़िया दुकान खोली है, मिठाई सजा रखी है, ऊपर बोर्ड भी लगा है,
इस पे लिखा था क्यों नहीं यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। और हरियाणा में तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी, ब्याह से पहले प्यार कर ले तुम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले ऐसा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है भाई। अभी वो कुंभ के मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले मैं कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई से ढूंढ रहा हूं। अब बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूं। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, एक गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। अरे ज्यादा जोर से मत बजाओ, पुलिस वाले फिर आ जाएंगे। उन्हें लग रहा है अब तो सन्नाटा सा है कुछ। भाई संभाल लेंगे। ये श्लेष भी क्या बताऊं, छोड़ो अब आगे चला। तो हमारा मामला प्रेम का बड़ा अलग है जी। अभी कुछ 1 हफ्ते पहले की बात है, मेरी पत्नी मेरे से बोली कि मैं अच्छी हूं या आपकी माँ अच्छी थी। ये बड़ा धर्म संकट सा, पर झूठ तो बोल नहीं सकता कभी। मैंने कहा देखा अच्छी तो माँ ही थी। मुंह फूल गया उसका। मैंने कहा नहीं मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बोले अच्छा बताओ कैसे सिद्ध करोगे? मैंने कहा देख जब मैं छोटा था स्कूल से आता था, मेरी माँ की सहेलियाँ बैठी होती थी, तो मेरी माँ की सहेलियाँ कहती थी आपका बच्चा कितना प्यारा है। तो मेरी माँ कहती थी तू ले जा 1 हफ्ते को। अब मैं आता हूँ, तेरी सहेलियाँ बैठी होती हैं, कहती है आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं। तैने कही आज तक किसी से? तो अच्छी तो माई हो है जी। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचता है इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैंने दही लेने? तो अच्छी तो माई हो है जी, कुछ भी कह लो। अच्छा अभी वो मनाया था हमने वैलेंटाइन पखवाड़ा। नहीं पूरा पखवाड़ा होता है वो। पहले 7 दिन चलते हैं वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे। ये आफत भी है, ये मुझे अभी पता लगा। उसमें किक डे, स्लैप डे, पता नहीं कैसे कैसे डे हैं। रोज डे से शुरू होकर ब्रेकअप डे तक। तो उसमें आता है प्रपोज डे। वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? नहीं, विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव। और ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का औसत है एवरेज, अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ तो अपने जीजा से बोला जीजा मेरा ही ब्याह करा दे। बोले भाई देख एक छोरी है तो सही, पर वो सलवार सूट और साड़ी नहीं पहनती, जीन्स और टॉप पहना है। बोले जीजा तू तो ब्याह करवा दे, सलवार सूट तो मैं पहन लूंगा। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हो तो अपने दोस्त से रोना रो रहा था। बोला भाई मन तो यूं लगा है मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं भाई साहब ये तकलीफ है हमारी। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो। जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है।
प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं ये कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया, मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। हाँ, कहीं से जवाब आएगा। उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो वो प्रेम अब रहा नहीं, लेकिन हरियाणा का प्रेम अब भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जिसने तोती पाली, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए उसे कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बोले बड़े धार्मिक है, खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। आज के कवि सम्मेलन की एक खासियत हो रहा है कि आज विश्व कविता दिवस भी है। आप सबको विश्व कविता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग का सौभाग्य है। ये बिल्कुल हमारा भी सौभाग्य है कि हम विश्व कविता दिवस के दिन कविता सुनाने के लिए आमंत्रित किए गए। एक कविता इसलिए विशेष सुनाता हूं। कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल वीर रस का विषय है या फिर करुण रस का विषय है, लेकिन मैंने कोशिश की कारगिल में से हास्य रस निकालने की। कारगिल के बाद मुझे ध्यान है एक मेजर साहब और एक SP साहब बैठे हुए थे। मेजर साहब बोले हमारे सेना के जवान बड़े साहसी होते हैं। SP बोला जी हमारे पुलिस के सिपाही ज्यादा साहसी होते हैं। मेजर बोला देखा नहीं कारगिल में हमारे जवानों ने क्या जलवा किया। SP बोला जी हमारे सिपाही ऐसे जलवे रोज करते हैं। तो मेजर बोला तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो मेजर ने एक जवान को बोले जवान इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। साहब जवान भाग के चढ़ा और कूद गया। तो मेजर बोला SP से देखो इसे कहते हैं साहस। SP बोला रुको। उन्होंने अपने सिपाही को बोले सिपाही इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। सिपाही बोला सब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो SP बोला मेजर से देखो इसे कहते हैं साहस। ये जब मुशर्रफ जी अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए, पहले तो बता दूं ये जी मैंने व्यंग में लगाया है। हाँ ये आजकल बताना बहुत जरूरी है, वरना कौन कब किसको पाकिस्तान भेज दे कोई भरोसा ही नहीं होता आजकल। तो जब मुशर्रफ जी अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने अपने आप ही अपने फोटो वाला डाक टिकट पाकिस्तान में जारी कर दिया। तो डाक टिकट बिक नहीं रहा था। तो उन्होंने ऑफिसर को बुलाया, बोले क्या बात है टिकट बिक क्यों नहीं रहा? बोले जी ठीक से चिपकता नहीं है। बोले तो गोंद बढ़िया लगाओ। बोले प्रॉब्लम गोंद की नहीं है, लोग थूक दूसरी तरफ लगाते हैं। हाँ ये कर दो, मैं शुरू कर दूं। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून
कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया। जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, दे दे अल्लाह के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसी उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नीयत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़वा। ये 4-5 लोग 4-5 मिनट और रुक जाते, अंतिम समय में नहीं जाना चाहिए। दो 3 मिनट की कविता है यार। हाँ बैठ जा भाई, बैठ जाओ, 2 मिनट लगेंगे। नहीं 4 लोग जा रहे इसलिए कुछ थोड़ा सा खराब लग रहा। और चारों खाली हाथ जा रहे हैं। हाँ, चारों खाली हाथ जा रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में इस समय बम बारूद बरस रहे हैं। ये भारत की धरती है जहां शब्द के रंग बरस रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, वहां जंग है, यहाँ रंग है। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चंगुल में फंसाया। ये कवि बड़ा खतरनाक होता है जी। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, मैं हवाई जहाज से आ रहा था, सज्जन बराबर में बैठे थे, तो उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं कवि हूं। मैंने पलट के पूछ लिया और आप? बोला जी मैं बहरा हूं। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चंगुल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो, माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ, तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया, फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्ता ही दुश्मन के बंकर में आया। ये प्रोफेसर साहब आप ही को समर्पित है। अच्छा, वो निहत्ता जा भी सकता है। जब वो 60 बच्चों की क्लास में निहत्ता जा सकता है तो उसे वहां क्या खतरा। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्ता ही दुश्मन के बंकर में आया। एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई। तुम सब लोग इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सब के नाम तो स्कूल से सन 47 में ही कट चुके। और क्या ये बंकर? याद करो सन 71 जब हमने चमत्कार दिखलाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था। अरे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। सुनो, ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़ कर लाओ। पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखलाओ। तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है ना चलानी आती है। कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक बोला मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं। अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं। अफसर चौंका, 15 फिल्मों में 50 बार? ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों? रीटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया। आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जानी तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग,
एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा, उसने 4 दुश्मन का गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। जब वो 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया। सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, यहां गलती हो गई जी। ठीक होते फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का सही मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते ही उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही है वो फोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़, अब इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला, अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर ने कहा द्रास। वो बोला क्या कहा, मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लें। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। जहां भी 2-4 सैनिक दिखें वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। खैर सारे रास्ते उसने खूब वायदे किए, खूब आश्वासन दिए, खूब भाषण पिलाया और इसीलिए टाइगर हिल पे चढ़ ही नहीं पाया। वो तो शुक्र है इसी दौरान बंद हो गई लड़ाई, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। और कविता की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए, ताकि उनमें भी भारत माँ के सच्चे सपूतों का रक्त हो। कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले। हर नेता देशभक्त हो, हर नेता देशभक्त।